Good afternoon, everyone. I am Assistant Professor Neha Charial at Modern Group of Colleges. So, in this session of lecture, I am going to discuss on the topic the law of demand. As in the last session, we discussed about the demand topic. सो आई होप आप लोगों को डिमांड का कंसेप्ट समझ में आ गया है. देन उसी कंसेप्ट को लेके हमने आगे चलना है और डिमांड का एक लॉ है, हमने उस पर आज अच्छे तरीके से डिस्कशन करनी है कि हाउ डिमांड किस तरीके से रेगुलेट होती है. और इस लॉ के अंदर कुछ ऐसी एजम्पशंस हैं जो हम लोगों को हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने में डिमांड के कंसेप्ट को. सो लेट्स स्टार्ट. In this, firstly we will discuss the introduction and the meaning of the law of demand. So the law of demand expresses a relationship between the quantity demanded and its price. So the law of demand basically ऐसा relationship है जो कि demand और price को show करता है. According to Marshall ने एक definition दी है law of demand की. आप ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमर्स में है ये. द अमाउंट डिमांड इंक्रीज with the fall in price and the diminishes with the rise in price. तो एज मैंने ऊपर भी बोला आपको कि रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में. जैसा प्राइस रहेगा किसी भी प्रोडक्ट का, उसी तरीके से उसकी डिमांड मार्केट में रहेगी. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें भी यही बोला है मार्शल ने कि डिमांड हमेशा इंक्रीज़ होगी जब भी उसकी प्रोडक्ट की प्राइस में फॉल आएगा, उसमें कमी आएगी. और अगर प्राइस में राइज आ रहा है तो उस केस में डिमांड क्या हो जाएगी, उसके ऑपोजिट डिक्रीज़ कर जाएगी, डिमिनिश कर जाएगी. ठीक है. तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस. बेसिकली ये रिलेशनशिप इन्वर्स रिलेशनशिप हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं. अगर एक चीज़ राइज कर रही है तो दूसरी चीज़ फॉल कर रही है. दैट इज़ वाई हम इस रिलेशनशिप को इन्वर्सली रिलेशनशिप कंसीडर करते हुए इस पूरे कंसेप्ट को आगे समझेंगे कि अगर किसी भी प्राइस में अगर किसी भी तरीके का चेंज आता है तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन द चेंज इन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. सो लॉ ऑफ डिमांड की क्या बेसिक assumptions है. जब ये लॉ बनाया गया तो कुछ assumptions हमने कंसीडर की, तभी उसी बेसिस पे हमारा पूरा लॉ फॉलो किया जाएगा. ठीक है. एज हमने पढ़ा था जब पिछले सेशन में कि डिमांड कुछ वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो कंज्यूमर की इनकम है, चाहे कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी किस तरीके से या उनके प्राइसेस किस तरीके से हैं. दैट ऑलवेज इफ़ेक्ट टू द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो वही कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, अगर वो उनकी अजम्पशंस हम कांस्टेंट लेके चलें तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट्स देगा. सो इन अजम्पशंस को हमको कांस्टेंट कंसीडर करते हुए ही इस पूरे लॉ को डिफाइन करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट इज़ देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. Second, the income of the consumer remains constant. Third, there should be not any substitutes of the commodity. Fourth one, there should not be any change in the prices of other products. And last one is there should not be any possibility of change in the price of the product being used. So basically ये 5 assumptions हैं, हम इनको consider करते हुए पूरे law को define करते हैं. एंड द फर्स्ट वन कि ना कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आएगा, ना कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा, ना सब्स्टिट्यूट्स उसके मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ना उनकी प्राइसेस में चेंज होगा सब्स्टिट्यूट्स की, एज वेल एज जो भी कस्टमर प्रोडक्ट यूज़ करता है उसकी प्राइस में भी चेंज ज़्यादा नहीं आएगा. ऑलराइट. सो नेक्स्ट अब हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके आगे पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, एंड इस एक्सप्लेनेशन को हम एक टेबल और एक ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्टली आप बेटा ये टेबल देखिए
टेबल को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ये दोनों जो कंसेप्ट्स हैं प्राइस और डिमांड उनको लेके चलता है। एंड फर्स्ट कॉलम आप देखिए दैट इज़ दी ऑफ प्राइस एंड सेकेंड इज़ दी क्वांटिटी डिमांड। तो देखो जैसे टेबल, अगर प्रोडक्ट की प्राइस 5 है तो 100 यूनिट्स उसकी मार्केट में डिमांड थी। अगर प्रोडक्ट की प्राइस 4 है तो मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो बढ़ के 200 हो गई है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस और कम हुआ, 3 पे आ गया, देन प्रोडक्ट की प्राइस जो डिमांड है वो और बढ़ गई। एंड विद दी जब प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता गया और 1 रुपये तक पहुंच गया, तब जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली राइज होके 600 यूनिट्स तक पहुंच गई। देखो ऐसे फ़र्क पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में। जैसे जैसे प्राइस में चेंज आता जाएगा वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी बहुत अच्छे लेवल का इंक्रीमेंट आएगा। अब सेम चीज़ यहाँ ग्राफ में भी रिप्रेजेंट की गई है। इस ग्राफ में देखिए आप, जो हमारी एक्स एक्सिस हैं उसमें क्वांटिटी ऑफ डिमांड को शो किया गया है एंड दी वाई एक्सिस में प्राइस पर यूनिट शो की गई है। तो प्राइस हमारी क्या है 1 से लेके 5 तक, तो उनको हमने 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग डिनोट किया है। एंड हमारी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो 100 से लेके 600 तक आई, सो उनको हमने 100 200 300 एंड 4 5 एंड 600 के अकॉर्डिंग उनको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब हम इसी जो टेबल है इसको कंसीडर करते हुए हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। एंड सबसे पहले 5 पे देखिए 100 यूनिट्स थी, सो 5 को अगर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें 100 यूनिट्स है, तो ये ऐसे करके मैच करेंगे दोनों आपस में एंड वहाँ पे P पॉइंट बनेगा। सिमिलर तरीके से 4 को हम मैच करेंगे 200 के साथ तो Q पॉइंट बनेगा। 3 को मैच करेंगे 300 के साथ तो R पॉइंट बनेगा। 2 को मैच करेंगे 400 के साथ तो S पॉइंट बनेगा। एंड द लास्ट 1 को जब हम मैच करेंगे 600 के साथ तो T पॉइंट बनेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है ग्राफ शो करेगा और इस ग्राफ को हमने नाम दिया है D1। सो दिस ग्राफ इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व, कि जो हमारा डिमांड का कर्व है वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ऑलवेज़ ये ऊपर से नीचे को फॉल करता है। क्यों? क्योंकि प्राइस में जैसे जैसे चेंज आ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, इसीलिए इसका ग्राफ नीचे को फॉल करता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड को आता है। एंड इस ग्राफ को हम DD1 नाम दे के डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। सो अब इसकी एक्सप्लेनेशन आगे है। ये जो सेम चीज़ अभी मैंने आपको पीछे समझाई है वही चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में है कि जो टेबल है हमारा, से उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ऑरेंज का, तो अगर हम ऑरेंज का एग्जांपल लें कि अगर एक ऑरेंज 5 रुपये में आ रहा है तो उसकी मार्केट में 100 यूनिट्स डिमांड थी। जब ऑरेंज का प्राइस 4 हुआ तब 200 डिमांड होगी मार्केट में। फिर उसके बाद प्राइस जब डिक्लाइन करके 1 रुपये तक पहुंचा तो मार्केट में डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 600 यूनिट्स तक बढ़ गई। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर द टेबल। एंड द सेकेंड पॉइंट आप देखो, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर द फिगर, कि पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको समझाया जो DD1 जो कर्व है वो यही चीज़ शो कर रहा है कि पॉइंट P पे जब 5 रुपये प्राइस थी तो 100 यूनिट्स उस पर डिमांड थी। तो उसी तरीके से इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया, वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। और इस कर्व को हम DD1 कर्व लेते हुए डिनोट करेंगे कि जैसे प्राइस में ऑरेंज की प्राइस में चेंज आया, प्राइस जैसे जैसे फॉल करता गया उसी तरीके से उसकी डिमांड बढ़ती गई और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ पूरा प्लॉट हो गया। आप इसको दोबारा से देख सकते हो इस तरीके से। ऑलराइट, हाँ जी। सो मूविंग नेक्स्ट, एक्सेप्शंस। अब ये लॉ आपको समझ आ गया कि जैसे प्राइस में चेंज आता है अकॉर्डिंगली ही हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें ऑलवेज चेंज आता है। तो ये बेसिक है सर्टेन कंडीशंस के अंदर कि जनरली ऐसा ही होता है डिमांड कर्व के अंदर। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस लॉ। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो कि ऐसा शो करते हैं अगर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता जा रहा है, कम होते भी जा रहे हैं, तो भी उसके डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इट मीन्स दीज आर दी सम एक्सेप्शंस जो हमको बताती हैं कि ऐसे कुछ केसेस हैं, कुछ ऐसे सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं, उन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस।
वी विल नाउ गोइंग टू डिस्कस इट हेयर। एज आप देखो बच्चे, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको लॉ ऑफ एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन शो कर रहा है। एज हमने पीछे डिस्कस किया है, वो जो ग्राफ था वो ऑलवेज इस तरीके से नीचे को डाउनवर्ड जा रहा था, बट ये जो ग्राफ है ये बॉटम से अपवर्ड को जा रहा है। इट मीन्स दोनों की जो पिक्चर आप देखिए, दोनों में कितना फ़र्क है। एक अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा था, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड को जा रहा है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है, इसीलिए उसका अपोजिट है। अब इन्हीं चीज़ों को आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के अंदर। और इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है वॉर। तो जनरली लॉ ऑफ डिमांड तब हमारा अप्लाई नहीं होता है जब किसी भी कंट्री के अंदर वॉर की सिचुएशन है। क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है कि कंट्री में अभी वॉर का टाइम है, लड़ाई लग जाएगी, देन उस सिचुएशन में उनको पता है जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस में बहुत चेंज आएगा। उनको पता है इन फ्यूचर जब एक बार लड़ाई वाला सिस्टम चल पड़ा तो उसके बाद क्या होने वाला है, जो गुड्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमको अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी, अगर अवेलेबल होंगे भी तो हाई प्राइसेस पे होंगे। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, चीज़ों को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, वो उनकी एडवांस में परचेजेस कर लेते हैं। तो उस केस में अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई भी हैं इस टाइम पे, तो भी प्रोडक्ट हम ख़रीद लेंगे। हमको उस टाइम पे कोई मैटर नहीं कर रहा कि प्रोडक्ट के प्राइस फॉल होंगे तभी हमको चीज़ ख़रीदनी है। तो इस केस में क्या होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली चीज़ों के लिए बढ़ जाएंगी, चाहे उनकी प्राइसेस कम है चाहे उनकी प्राइसेस ज़्यादा है। तो इस केस में एक हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सेकेंड वन इज़ द डिप्रेशन केस। डिप्रेशन केस हमने पीछे भी डिमांड में डिस्कस किया था कि जैसे मार्केट में डिप्रेशन वाली सिचुएशन आती है, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कम है, पैसा कम है, और जो इकॉनमी है देश की उसमें मनी की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो उस केस में क्या होता है, लोगों के पास पैसा है नहीं है खर्चने को, उनकी परचेजिंग पावर बिल्कुल लो है। तो उस केस में अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस लो भी होंगे तो भी उनकी डिमांड मार्केट में नहीं बढ़ेगी। क्योंकि लोगों के पास पैसा है नहीं है, वो कभी भी चीज़ खरीदने नहीं आएंगे। तो उस केस में प्रोडक्ट की प्राइसेस लो हो भी जाएं, इस चीज़ पे कोई मैटर नहीं करता, इसीलिए इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एंड थर्ड वन इज़ गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स इज़ रिलेटेड विद द गिफन गुड्स, एज मैंने ये डिमांड में भी आपको क्लियर किया था। गिफन गुड्स के केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, बिकॉज गिवन गुड्स आर द गुड्स जनरली वी यूज़ फॉर टू फुलफिल आर बेसिक नीड्स। सो बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए जो भी हम गुड्स यूज़ करते हैं उनको हम गिफन गुड्स बोलते हैं। तो इस तरीके की गुड्स में इनकी अगर प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है तो हमको कभी भी किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमको ये चीज़ें परचेज़ करनी ही करनी है। अगर इनकी प्राइसेस बढ़ भी रही हैं तो भी हम इसको ख़रीदेंगे। क्योंकि हमारी बेसिक डेली यूज़ का पार्ट है। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। अगर इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे तो भी कंज्यूमर्स और लोग इन चीज़ों को ख़रीदेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इग्नोरेंस इफ़ेक्ट। इग्नोरेंस इफ़ेक्ट में क्या कह सकते हैं हम, कंज्यूमर्स जो ख़रीदने वाले लोग हैं उन पे जब हाई प्राइसेस का या लो प्राइसेस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समटाइम कंज्यूमर की साइकोलॉजी या कंज्यूमर का वे ऑफ थिंकिंग, वो इफ़ेक्ट उस पर कभी भी प्रोडक्ट की प्राइस का फॉल और इंक्रीज़ का कभी भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो उस केस में अगर बंदे को पता है कि इसके प्राइस कम भी हो रहे हैं, वो तभी भी नहीं ख़रीदते। क्योंकि वो इग्नोर कर देंगे, उनको इस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चीज़ सस्ती है तभी हम स्टॉक करेंगे, मे भी उस पर्सन के पास पैसा अच्छा है, उसको इसलिए नहीं इफ़ेक्ट पड़ता। या फिर उनको ये भी लग सकता है कि इस प्रोडक्ट की, अगर ये प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है इट मीन्स इसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा। तो हमारे अंदर समटाइम्स साइकोलॉजी एक कंज्यूमर के दिमाग में, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे दिमाग में रहती है कि अगर प्रोडक्ट कम रेट पे हमको मिल रहा है इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में फॉल्ट है। तो इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए कि प्राइस में अगर कम भी हो रहा है तो भी हम उस चीज़ के लिए डिमांड को कभी भी नहीं बढ़ाते हैं। और इसीलिए इस केस में भी लॉ ऑफ जो डिमांड है वो कभी भी अप्लाई नहीं होता है। एंड द लास्ट वन इज़ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो आपको पता है बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है हमारी, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। सो अगर
इन सब चीज़ों को लेने में भी अगर प्राइसेस हमारे लिए बढ़ रहे हैं तो भी हमको ख़रीदना है। बेशक इन चीज़ों के प्राइसेस में बढ़ोतरी होती जा रही है, बट ये तो हमारे बेसिक नीड है। अगर हम इनको नहीं ले पा रहे हैं, इनको यही चीज़ के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं कि इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम इसको नहीं ख़रीदना, हमें नहीं ख़रीदना, तो हमारा बेसिक जो हमारा सर्वाइवल है वो मुश्किल है। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करती है। इन केसेस में अगर इन बेसिक नेसेसिटीज़ में भी प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज़ आ रहा है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तब भी उन चीज़ों को ख़रीदते। इट मीन्स कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो हमारी लाइफ की हैं उन पे भी लॉ ऑफ डिमांड कभी भी अप्लाई नहीं होता। सो दीज वर दी बेसिक एक्सेप्शंस जिन पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होता। तो दिस वाज दी टुडेज़ सेशन जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड समझा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कंसेप्ट। देन थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।